नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एक लखनऊ अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगा दी है। यह मामला राहुल गांधी की 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई टिप्पणियों से संबंधित है। गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के कर्मियों को पीट रहे हैं। यह एक आलोचना थी जो सरकार की ओर से चीनी कार्यों के बारे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर निर्देशित थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गांधी को चेतावनी दी कि वे संसद में ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर बयान क्यों दे रहे हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या उनके बयान किसी विश्वसनीय सामग्री पर आधारित थे। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हासिल की है? इसके लिए क्या विश्वसनीय सामग्री है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पर संघर्ष हो रहा तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपके पास 19 भाग ए या भाषण की स्वतंत्रता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, पीठ ने कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील उन्होंने दी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि गांधी की टिप्पणियों के आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा मानहानि का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप किसी को मानहानि के आरोपों में इस तरह परेशान नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं था बल्कि मानहानि का शिकार था। हाईकोर्ट की तर्कसंगतता नवीन थी जो सही नहीं थी, सिंघवी ने कहा। अदालत ने तब मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब बात करेंगे भूपेश बघेल की याचिका की, जिस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बघेल आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में इस पूरे मसले को लेकर के बघेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने याचिका को पर सुनवाई करने से इनकार किया। उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर यह कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर सुनवाई व्यक्तिगत आधार पर हाईकोर्ट में जा सकते हैं बघेल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने आपराधिक कानून के प्रावधानों को चुनौती दी थी जो कथित तौर पर पीसमेल जांच को सक्षम बनाते हैं। यह जांच छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित है। हालांकि कोर्ट ने बघेल की एक अन्य याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। ये प्रावधान ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन करने और दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर करने की अनुमति देते हैं। बघेल ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियां पीसमिल जांच करके आरोपियों को परेशान कर सकती है और उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। बघेल ने पीएमएलए के सेक्शन 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है, जो ईडी की व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून में दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के प्रावधान हैं और प्रभावित व्यक्ति व्यक्तिगत आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट ने बघेल की पीएमएलए से संबंधित याचिका पर सुनवाई 6 अगस्त को करने का फैसला किया है, जब एक अन्य लंबित मामले पर सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य के पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था और बड़े आयोजनों जैसे शादियों और सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को सीमित किया गया था। केरल हाई कोर्ट ने 17 जून को एक विशेष पीठ के माध्यम से यह आदेश पारित किया। इस आदेश में निम्नलिखित मुख्य निर्देश शामिल थे। पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे खाद्य पात्र, प्लेट, कप, स्ट्रॉ, सैशे और बेकरी बॉक्स के उपयोग पर प्रतिबंध, 5 लीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की बोतलें, 2 लीटर से कम क्षमता वाली सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें, स्ट्रॉ, कटलरी के उपयोग पर प्रतिबंध, शादियों और होटलों में रेस्तरां, ऑडिटोरियम और इस तरह के स्थलों जिन्हें शामिल किया गया है, यहाँ पर भी यही प्रतिबंध लागू होंगे। पहाड़ी पर्यटन स्थलों में पानी के कियोस्क और ग्लास वाटर की बोतलें, कॉपर वाटर बोतलें आदि की बिक्री के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने MS अन्ना पॉलीमर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह मामला 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां इस पर आगे की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सो मोटो मामले के दायरे से बाहर जाकर यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने के मामले में जवाब दे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या ADR ने एक याचिका दाखिल की, इस विवरण का खुलासा करने का अनुरोध किया। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त 2025 को एक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जिसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। ADR ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं की एक व्यापक सूची प्रदान नहीं की है, जिससे हटाने के कारणों को सत्यापित करना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 9 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें हटाने और वर्गीकरण के आधार का विवरण दिया गया हो। ADR ने कई मांगे की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए घोषित उंगलुदन स्टालिन या आपका स्टालिन योजना में मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस BR गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने DMK पार्टी और तमिलनाडु सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर यह निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में AIADMK नेता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना जनहित याचिका के दुरुपयोग के लिए लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक सांसद CV पशमुगम, जो कि हाईकोर्ट में याचिका करते हैं, उनके आचरण की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने अपनी चुनौती में केवल तमिलनाडु सरकार की योजना का जिक्र किया, जबकि नेताओं के नाम पर ऐसी योजनाएं पूरे देश में आम हैं। न्यायालय ने इस बात पर भी असहमति जताई कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग को अपना आवेदन देने के 3 दिन के भीतर ही हाईकोर्ट पहुंच गया था। न्यायालय ने हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास वापस ले लिया और 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश SN खन्ना द्वारा महाभियोग की सिफारिश को चुनौती दी थी। अदालत ने माना कि आंतरिक समिति का गठन और जांच प्रक्रिया में पालन असंवैधानिक नहीं था। कोर्ट ने यह माना है कि अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं पाया है। प्रधान न्यायाधीश और जांच समिति ने प्रक्रिया का पालन किया, सिवाय फोटो और वीडियो अपलोड करने के, जिसे गैर आवश्यक माना गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजना असंवैधानिक नहीं था। अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा के लिए भविष्य में उचित उपायों के माध्यम से शिकायत उठाने की संभावना को खुला रखा है। इस निर्णय से संसद को न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग साफ हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पहले पेश किया जाए। अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन
को नहीं माना है। अदालत ने माना है कि आंतरिक तंत्र के तहत एक न्यायाधीश के आचरण को चुनौती देने वाली रिट याचिका नहीं चल सकती। आंतरिक प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी प्राप्त है और यह संवैधानिक ढांचे के बाहर एक समानांतर तंत्र नहीं है। अदालत ने माना है कि आंतरिक तंत्र के तहत आचरण को चुनौती देने वाली रिट याचिका नहीं चल सकती और आंतरिक समिति का गठन और जांच प्रक्रिया में पालन असंवैधानिक नहीं था। प्रधान न्यायाधीश और जांच समिति ने प्रक्रिया का पालन किया, सिवाय फोटो और वीडियो अपलोड करने के, जिसे गैर आवश्यक माना गया। अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा के लिए भविष्य में उचित उपायों के माध्यम से शिकायत उठाने की संभावना को खुला रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि माता पिता द्वारा अपने ही बच्चे के खिलाफ की गई यौन हिंसा सबसे गंभीर अपराध है और इसके लिए सबसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक पिता की पॉक्सो एक्ट के तहत सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। पिता को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर पिता ने उच्च न्यायालय में अपील की थी, लेकिन उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में कोई नरमी नहीं मिल सकती। न्यायालय ने कहा कि माता पिता द्वारा अपने ही बच्चे के खिलाफ की गई यौन हिंसा सबसे गंभीर अपराध है, इसके लिए सबसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और इस तरह के अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने कहा कि समाज में यौन शोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। न्यायालय ने यह कहा है कि न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह पीड़िता को न्याय दिलाए, दोषी को कड़ी सजा दे और न्यायालय का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और इस तरह के अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है। सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2025 को अपने 4 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों से हटाने का निर्देश दिया गया था। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश BR गवई की ओर से एक पत्र प्राप्त होने के बाद आया है। यह मामला MS शिखर केमिकल्स द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने एक वाणिज्यिक लेन देन से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। प्रतिवादी ने कथित तौर पर 52.34 लाख के धागे की आपूर्ति की थी, जिसमें से 47.75 लाख का भुगतान किया गया था। शेष राशि के भुगतान के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी। न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने अपने आदेश में कहा था कि मुकदमा लंबित होने के कारण शिकायतकर्ता को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश को 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया और कहा कि उनका इरादा न्यायाधीश कुमार को अपमानित करने का नहीं था। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं जब वे कानूनी रूप से त्रुटिहीन आदेश पारित करते हैं। न्यायालय ने अपने 4 अगस्त के आदेश को वापस ले लिया और कहा कि उनका इरादा न्यायाधीश कुमार को अपमानित करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मालिक हैं और उन्हें मामले की जांच करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी वीजा और एयरसेल मैक्सिस मामलों में संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम की कार्यवाही में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ आरोपों पर दलीलें स्थगित करने के दिल्ली हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की खंडपीठ ने ईडी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। उन्होंने सवाल किया कि PMLA मुकदमे के विधेय अपराध में आरोप तय किए जाने का इंतजार क्यों करना चाहिए। सबसे पहले जस्टिस कांत ने व्यक्त किया कि आदेश वास्तव में ईडी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता। न्यायाधीश ने कहा, मान लीजिए कि विधेय अपराध में
कल कोई आरोप तय नहीं किया जाता है या ट्रायल कोर्ट आरोप तय करता है, लेकिन हाईकोर्ट या अदालत इसे अलग कर देती है, पूरा श्रम, कड़ी मेहनत बेकार चली जाएगी। जवाब में एसजी ने एक और काल्पनिक परिदृश्य के साथ मुकाबला किया। इसे दूसरे तरीके से देखें, मैं गवाहों से पूछताछ नहीं करता, मुकदमे में देरी होती है, गवाह मर जाते हैं और मेरे सबूत खो जाते हैं। जो संतुलन बनाया गया है वह है मुकदमे के साथ आगे बढ़ें। अंततः खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने समय से पहले हस्तक्षेप किया और वह वैकल्पिक रूप से चिदम्बरम को केवल यह कहकर बचा सकता था कि पीएमएलए परीक्षण को विधेय अपराध में मुकदमे से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की एकल पीठ ने चिदम्बरम की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश पारित किया कि तब तक अनुसूचित अपराधों यानी सीबीआई एफआईआर में आरोप तय नहीं किए जाते, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनके खिलाफ आरोप तय नहीं किए जाते। याचिका में सवाल उठाया गया कि क्या पीएमएलए के तहत आरोप तय करने को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। मामले में कोई निर्णय नहीं सुनाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप प्राप्त संपत्ति होने के नाते अनुसूचित अपराध और अपराध की आय का अस्तित्व न केवल पीएमएलए के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए बल्कि इसे जारी रखने के लिए भी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत गठित समिति को निलंबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में भेजेगा। समिति को तब तक स्थगित रखा जाएगा। समिति का निलंबन, अध्यादेश के तहत गठित समिति को निलंबित किया जाएगा। याचिकाकर्ता अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अन्य समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे। अंतरिम समिति मंदिर के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करेगी और विकास गतिविधियों पर निगरानी रखेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार की अत्यधिक जल्दबाजी पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे और कोर्ट का निर्णय आने तक समिति को स्थगित रखा जाएगा। इसके साथ ही सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए विकास गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। और कोर्ट दिस वीक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।